कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्लास 10th का हम पढ़ लेते हैं। मेरा नाम शीतल सहगल है और इस वीडियो लेसन में हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले एनिमल नर्वस सिस्टम, प्लांट नर्वस सिस्टम। अच्छा सुनो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और इससे भी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप लोग टेलीग्राम में मुझसे जुड़ जाना, वहाँ मैं हर चैप्टर के नोट्स अपडेट करती रहती हूँ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम हमारा वीडियो रिकॉर्डिंग। सबसे पहले देखो, एनिमल सबसे पहले पूछ रहा है कि क्या क्या कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बॉडी में ज़रूरी होता है। जैसे हमने लाइफ प्रोसेसेस तो पढ़ा था, लाइफ प्रोसेसेस ज़रूरी होता है। जस्ट अ मिनट, लाइफ प्रोसेसेस पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि लाइफ प्रोसेसेस ज़रूरी होते हैं ताकि मेंटेन हो पाए एक लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, पर अब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा रहेगा तो वो इधर से उधर मूव करेगा। ठीक है, उसकी ग्रोथ होगी। ऐसे ही प्लांट में भी उसकी ग्रोथ होती है। प्लांट के जो रूट्स होते हैं वो नीचे जाते हैं, शूट होती है ऊपर की साइड मूव होती है। ठीक है, कैट रन करती है, जो बच्चे चूल्हों पे खेलते हैं, बफेलो कट चू करते हैं। कट क्या होता है कि जैसे गाय भैंस ना एक साथ बहुत सारा खाना खा लेते हैं, फिर वो ना च्यू करते रहते हैं। तुमने देखा होगा कि एक जगह बैठ के लोग च्यू करते रहते हैं, जो बनाते हैं ना अपने मुंह में, उस चीज़ को कट कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी मूवमेंट जो है ग्रोथ के कारण कॉज होती है। अब कैसे हम एसोसिएट कर सकते हैं ये मूवमेंट विद लाइफ? अरे देखो, जब कोई जिंदा होता है तभी तो वो मूव करता रहता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वंस द पर्सन इज डेड, अब थोड़ी कोई मूवमेंट देखने को मिलेगी। अच्छा देखो, नॉट ओनली दिस, अगर हम मूवमेंट के बारे में देखें तो प्लांट्स भी ग्रो होते हैं। जहाँ धूप आती है वो फूल उसी साइड खिलते हैं। तुमने नोटिस भी किया होगा यार, फूलों को खिलने के लिए ना धूप की बहुत ज़रूरत होती है। तुम्हें पता है, जिस भैया से मैं प्लांट्स ले खरीदती थी, गली में आते थे, वो मुझे कहते थे अरे फूल वाला पौधा ये छाँव में भी चलेगा, छाँव में भी चलेगा। एक हफ्ते मतलब एक बार तो मैं, एक दो बार तो मैंने उन पर भरोसा कर लिया। फिर जब मैंने आई रियलाइज़ कि धूप तो कितनी ज़रूरी होती है उनके मेटाबॉलिक एक्टिविटी में। जितने भी हॉर्मोन्स होते हैं ना प्लांट के, जिस कारण से फ्लावर्स पैदा होते हैं, वो धूप के कारण निकलते हैं। तो अब मैं उनकी बातों में नहीं आती। अब मैं कहती हूँ आप चुप हो जाइए, आप बहुत झूठ बोलते हैं। मैं वही प्लांट लूँगी जो शेडी एरिया में चल जाएंगे, क्योंकि हमारे घर में इतनी तेज़ धूप नहीं आती है। चलो फिर उसके बाद आते हैं, वी थिंक बिट अबाउट दिस इट प्रिवेंट इट अपेरेंट दैट ऑल द मूवमेंट एंड रिस्पॉन्स। अच्छा, सारी मूवमेंट जो इन्वायरमेंट के अगेंस्ट होती है वो कंट्रोल्ड मैनर में होती है। कैसे होती है? वो कंट्रोल्ड मैनर में होती है और ये डिपेंड करती है आस पास के इन्वायरमेंट पे। इसे कहते हैं स्टिमुलस। इसको क्या कहते हैं? स्टिमुलस कहते हैं। चलो अब हम बात करते हैं एनिमल, उनका नर्वस सिस्टम। सबसे पहले ये एनिमल्स में हम अपने बारे में भी बात करेंगे, ये मत भूल जाना। ठीक है, देखो इसने बोला है कि एक हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हैं, अर्जेंट एंड डेंजरस होता है हमारे लिए। तो हम कैसे डिटेक्ट करते हैं? मतलब मान लो तुम्हारे पीछे कुत्ता पड़ गया, तुमने कोई गर्म चीज़ छू ली, ठीक है, कोई ऐसी चीज़ जो बहुत रेजर शार्प थी, हम फटाफट से रिस्पॉन्ड करते हैं ना। हम हाथ पीछे करते हैं। कुत्ता होगा तो हम अपने आप को सोचते हैं कि कैसे बचाएं इससे। तो हम कैसे डिटेक्ट करा? हमारे पास रिसेप्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? रिसेप्टर्स होते हैं, भूलना मत, रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर्स हेल्प करते हैं डिटेक्ट करने में। जैसे हमारी टंग पे रिसेप्टर्स होते हैं, तो तुमने कोई बहुत सॉल्टी चीज़ खा ली, कड़वी खा ली, हाँ मिर्ची वाली खा ली, तो हमें कैसे पता लगता है? टंग के ऊपर रिसेप्टर से पता लगता है। स्किन के ऊपर रिसेप्टर होता है। जैसे ही तुम कोई बहुत ठंडी बहुत गर्म चीज़ छूते हो तो तुम्हें पता लग जाता है ना, बिकॉज ऑफ द स्किन। तो स्किन एक रिसेप्टर हो गया, ठीक है, टंग एक रिसेप्टर हो गया। तो रिसेप्टर्स बेसिकली क्या होते हैं? ये सेंस ऑर्गन में लोकेटेड होता है। यहाँ पे ना आप लोग स्टार मार्क कर लेना। जैसे कान के अंदर वाली साइड, नाक में, नाक से स्मेल, ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स पढ़ा भी था हमने। जब हमने एसिड बेस और सॉल्ट पढ़ा था ना, तो हमने ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर पढ़ा था। सुनो, मैंने सारे चैप्टर्स की वीडियो बना रखी है, आप लोग ना वहाँ जाके देख लेना, आप मेरे चैनल पे जाके देख लेना। ठीक है, अब ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स उसी में पढ़ाए थे। रिसेप्टर्स कहाँ कहाँ होते हैं? ये कान के अंदर होंगे, नाक के अंदर होंगे, टंग के अंदर होंगे। अच्छा देखो, ये इंपॉर्टेंट है। गस्टेटरी रिसेप्टर क्या करता है? टेस्ट डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। और ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर स्मेल डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। आप लोग क्या करेंगे? आप लोग यहाँ पे स्टार मार्क करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे गस्टेटरी और यहाँ पे लिखेंगे ऑल फैक्टरी। ठीक है, और फिर यहाँ पे लिख देंगे ऑल फैक्ट्री क्या करता है? स्मेल पे काम करता है, स्मेल डिटेक्ट करने में हेल्प करता है, और गस्टेटरी टेस्ट। चलो अब आगे पढ़ते हैं। इन्फॉर्मेशन जो चाहिए होती है, अब क्या हुआ? रिसेप्टर ने डिटेक्ट कर लिया। मान लो ये मेरा हाथ है, मेरी ड्राइंग बहुत बेकार है, तुम लोग ये जान चुके हो अभी तक। ये मेरा हाथ है, इसने ना एक गर्म चीज़ पे हाथ लगा दिया। ठीक है, तो हाथ में क्या थी? स्किन थी।
स्किन के ऊपर क्या थे, रिसेप्टर थे। रिसेप्टर स्किन के पीछे क्या होंगे, नर्व्स होंगे। क्या होंगे, नर्व्स होंगे। ये नर्व सिग्नल को डिटेक्ट करके ब्रेन के पास ले जाती है। ये नर्व सिग्नल को डिटेक्ट करके ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड के पास लेके जाती है। ठीक है, अच्छा ये थोड़ा सा सुन लो, जो हमारा नर्वस सिस्टम है, ये सब हमने इस चैप्टर में पढ़ना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा रही हूँ। जो हमारा नर्वस सिस्टम है, जैसे यहाँ से देखते हैं, जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड है। ठीक है, वो दो हिस्सों में डिवाइडेड होता है। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। एक क्या होता है, फेरल नर्वस सिस्टम। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है उसके अंदर क्या आती है, नर्व्स आती है। क्या आती है, नर्व्स आती है। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम आता है उसमें होता है, उसमें एक आता है ब्रेन और एक होता है स्पाइनल कॉर्ड, और दूसरा क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है। ठीक है, ये चीज़ को याद रखना। तो हमारा नर्वस सिस्टम दो हिस्सों में डिवाइडेड है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। सेंट्रल में क्या क्या था, जल्दी से बताओ, एक था ब्रेन और एक था स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल में क्या होती है, नर्व्स होती है। पेरिफेरल का मतलब क्या होता है, कोने कोने का। जैसे बॉडी में ये ब्रेन हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गया। स्पाइनल कॉर्ड समझते हो ना, जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, उसके अंदर एक नर्व से बनी हुई कॉर्ड होती है, उसे स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। ये बहुत डेलिकेट होती है, इसलिए वर्टेब्रल कॉलम कौन इसकी रक्षा करता है, वर्टेब्रल कॉलम इसकी रक्षा करता है। इसकी इंजरी नहीं होनी चाहिए किसी भी हाल में, इसलिए अगर इसकी इंजरी हो जाती है स्पाइनल कॉर्ड की तो पैरालिसिस हो जाता है, बॉडी मूव करना बंद कर जाती है। इट इज़ क्वाइट सेंसिटिव। ठीक है, तो आगे देखते हैं। हमने रिसेप्टर्स के बारे में पढ़ा, नर्व्स के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं एक नर्व कैसे काम करती है। तुम लोग ये समझ गए ना, रिसेप्टर सेंस ऑर्गन में प्रेजेंट होंगे। 5 सेंस ऑर्गन मुख्य होते हैं, ईयर, आइज, नोज, टंग और एक स्किन। ठीक है, तो स्किन के पीछे होंगे रिसेप्टर्स के पीछे होंगे तुम्हारे नर्व्स लेके जाते हैं सिग्नल ब्रेन तक। अब नर्व्स के बारे में अगर हम ध्यान से पढ़े तो ये बीच वाली होती है सेल बॉडी, इसके बीच में होता है एक्सन और कोने कोने में होती है नर्व एंडिंग। ठीक है, इन टिप्स को कहते हैं डेंड्राइटिक टिप्स, और न्यूक्लियस तो तुम जानते हो। नर्व के बारे में एक फैक्ट आप लोग और जानते होंगे कि इट इज़ द लॉन्गेस्ट सेल इन आवर बॉडी। यहाँ तक हमने सब पढ़ लिया है। देखो, तो जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है ना वो ट्रैवल करके कहाँ जाती है, डेंड्राइटिक टिप तक चली जाती है। कहाँ चली जाती है, डेंड्राइटिक टिप तक चली जाती है, और वहाँ से एक केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होता है, उसे कहते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। डेंड्राइटिक टिप तक चली जाती है, वहाँ से जो केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होता है उसे क्या कहते हैं, इम्पल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इम्पल्स कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इम्पल्स, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को याद रखना, यहाँ पे भी स्टार बना देना। ये इम्पल्स ट्रैवल करता है डेंड्राइट से, देखो यहाँ के डेंड्राइट से पूरी बॉडी में जाके ट्रैवल करेगा। ठीक है, और केमिकल गैप देखो, रिलीजेस सम केमिकल्स, यहाँ पे ना कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं, यहाँ पे कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं, और रिलीज केमिकल्स डेंड्राइट एक्सन एट द एंड। अच्छा एक बार देखो, नर्व एंडिंग डेंड्राइट एक्सन, तो यहाँ पे ये एंडिंग जो होती है यहाँ पे केमिकल रिलीज होते हैं। देखो, अगर मैं इसी नर्व सेल को उठा के यहाँ देखूँ, ये हमारे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है। नर्व का न्यूरो और मसल्स का मस्कुलर, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। देखो ये नर्व्स और ये मसल, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, यहाँ पे ट्रांसफ़र होता है, यहाँ पे सारे केमिकल्स आते हैं। ठीक है, तो डेंड्राइट से कहाँ गया, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में। डेंड्राइट से कहाँ गया, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में। चलो, केमिकल ये, और ये जो गैप होता है, ये वाला गैप देखो, ये वाला गैप, इसे कहते हैं साइनैप्स। इसे क्या कहते हैं, साइनैप्स कहते हैं। और फिर उसके बाद आता है कि सिमिलरली साइनैप्स फॉलो करता है, साइनैप्स आगे लेके जाता है। साइनैप्स के अंदर केमिकल्स भरे होते हैं और ये केमिकल्स फर्दर हमारे मैसेज को आगे लेके जाते हैं। चलो, तो नर्वस टिश्यू किससे बने होते हैं, नर्व सेल से बने होते हैं। नर्व सेल्स को न्यूरॉन भी कहते हैं। एक न्यूरॉन था, एक नेफ्रॉन था, आप लोग कंफ्यूज मत होना। न्यूरॉन जो होता है दिमाग से रिलेटेड होता है, सिग्नल लेके जाता है, और नेफ्रॉन जो होता है वो तो किडनी में था। लाइफ प्रोसेसेस में पढ़ा था ना लास्ट में, एक्सक्रीशन में। चलो, फिर उसके बाद आता है व्हाट हैपेंस इन रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, जब एकदम से रिएक्शन हो जाता है ना किसी चीज़ को देख के बिना सोचे समझे, ठीक है, उसे रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। ठीक है, कभी कभी हम गुस्से में एकदम से कोई हमें बोले तो एकदम से
तेज़ी से रिफ्लेक्स एक्शन में उसको कुछ उल्टा बोल देते हैं ना, जो हमें नहीं बोलना चाहिए था। कभी कभी जो हमसे ऊंचे होता है, जैसे हमसे हायर में होता है, तो हम उससे फालतू गलत तरीके से बात कर लेते हैं, पर फिर हम रियलाइज़ करते हैं अरे यार ये हमारा दोस्त तो नहीं था, इसको तो हम इससे ऐसे बात नहीं कर सकते। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? बिना सोचे समझे रिएक्शन हो जाना बॉडी का, एक्शन कर देना बॉडी का। जैसे कुत्ता या बंदर देखा तो एक डर सा आ जाता है ना मन में कभी कभी कि ये बंदर हम पे अटैक ना कर दे। कोई बहुत ज़्यादा खतरनाक डॉगी देखा और वो तुम्हारे पीछे भागने लग गए, तो सोचो तुम्हारा क्या हाल होगा। तुम सोचोगे ना अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है उस हाल में, ठीक है। कभी कभी घर में तुम अकेले हो और एकदम से एक दरवाज़ा छत का खटकने की आवाज़ आ गई, तो तुम एक बॉडी एक रिएक्शन देती है, उसे रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। रिफ्लेक्स का मतलब होता है सडनली कोई काम करना, जैसे कि आउट ऑफ द वे रिफ्लेक्सली। मैंने जब इसने बोला कि हम कहते हैं ना कि मैं बस से बाहर कूदा रिफ्लेक्स एक्शन के कारण, रिफ्लेक्सली मैंने अपना हाथ पीछे खींच लिया बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्सली, ठीक है। रिफ्लेक्सली मतलब बिना सोचे समझे काम होना। जैसे तुम टेस्टी खाना देखते हो तो मुंह में पानी आ जाता है, वाटर होने लग जाता है मुंह, तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। चलो हम आगे बढ़ते हैं। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल एक हम फ्लेम को टच कर रहे हैं तो क्या होगा, हाँ वो हमारी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करेगी, एक पेन सा क्रिएट होता है, ठीक है, और हम फटाफट से हाथ को पीछे खींचते हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कितनी जल्दी ये काम होता है। तुमने कोई हॉट चीज़ का उसको पकड़ी तो क्या तुम 5 मिनट तक सोचते रहते हो, तब तक तो हाथ जल जाएगा? नहीं, हम फटाफट से खींच लेते हैं हाथ पीछे। तो ये सरप्राइज़ की बात नहीं है कि थिंकिंग टिश्यू इन आवर बॉडी, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा डेंस नेटवर्क है न्यूरॉन का, वो स्कल में रहते हैं। जो हमारा माथा होता है, जो हमारा दिमाग होता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क है। तो अगर हम सोचने बैठे तो हो गया काम। तो इस कारण से आप लोग अब आज का एक चीज़ नहीं भूलोगे, रिफ्लेक्स एक्शन में स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होता है। कौन इन्वॉल्व होता है? स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन कभी इन्वॉल्व नहीं होता है। ब्रेन क्यों नहीं इन्वॉल्व होता है? क्योंकि ब्रेन से सोचने बैठे तो वो इतनी देर में हाथ जल जाएगा, कुत्ता काट जाएगा, बंदर भी अटैक कर देगा, इसलिए स्पाइनल कॉर्ड फटाफट से काम कर देती है। बॉडी ने इस प्रॉब्लम की, ये जो थिंकिंग प्रॉब्लम है कि अगर भाई ब्रेन सोचने ही लग गया तो इतनी देर में तो घर ही जल जाएगा, कुत्ता काट जाएगा, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया? तो इसने क्या किया कि स्पेशल नर्व्स बनाए हैं। एक रिफ्लेक्स आर्क की क्रिएशन होती है हमारी बॉडी में। किस चीज़ की क्रिएशन होती है? रिफ्लेक्स आर्क की। यहाँ पे स्टार मार्क करो। रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है? ये रिफ्लेक्स आर्क फॉर्म होता है स्पाइनल कॉर्ड में। इसमें ना 2 प्रकार की नर्व्स का यूज़ किया जाता है। देखो ये वाला, ये रिफ्लेक्स आर्क का तुम्हारा डायग्राम है। कभी कभी इसकी बनाने के लिए आ जाता है, कभी कभी इसको लेबल करने के लिए आ जाता है, तो इसको ध्यान से देखना। ये तुम्हारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, माने ये स्पाइनल कॉर्ड है। ये मैसेज लेके जा रहा है कहाँ पे? ब्रेन पे, दिमाग के पास लेके जा रहा है। एक मैसेज लेके जा रहा है और एक मैसेज लेके आ रहा है। मतलब देखो ये गर्म पैन है, इसने इसको छुआ तो इसका हाथ जला ना, तो सेंस करा, तो जो न्यूरॉन सेंस करता है उसे सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं। ये लेके गया स्पाइनल कॉर्ड के पास। अच्छा, स्पाइनल कॉर्ड कैसी है? हमारी स्पाइनल कॉर्ड ऐसी होती है कुछ, है ना, हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर स्पाइनल कॉर्ड कुछ ऐसी होती है, सीधी सी होती है। अगर मैं उसको खीरे की तरह काट दूँ तो जो गोल सा निकल के आएगा उसके अंदर ऐसा तितली जैसा दिखेगा। कितना अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है मैंने, रुको फिर से सुनो। जैसे हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको मैं खीरे के जैसे काट दूँ तो स्लाइस निकल के जो आएगी ना वो ऐसी दिखेगी कुछ, समझे? चलो आगे पढ़ते हैं, इसको क्लियर करूँ। तो रिफ्लेक्स आर्क में क्या होगा? सबसे पहले सिग्नल को लिया, किसने लिया? सेंसरी न्यूरॉन ने लिया और लेके चले गया स्पाइनल कॉर्ड के पास। स्पाइनल कॉर्ड ने अपने एंड पे बोल दिया कि हाथ पीछे करो, और ये सिग्नल कौन लेके गया? मोटर न्यूरॉन लेके गया। तो सिग्नल लेके कौन जा रहा है स्पाइनल कॉर्ड तक? सेंसरी न्यूरॉन। वापस कौन लेके आ रहा है? मोटर न्यूरॉन। और एक होता है, देखो, इफेक्टर माने इसने हाथ पीछे किया होगा ना, ये मसल ने हाथ पीछे खींचा, इफेक्ट जो हुआ वो लिया, तो इसलिए इसको इफेक्टर कहा गया है। और ये सिग्नल, ये जो काम हुआ है, इसके पीछे से सिग्नल कहाँ पे जा रहा है? ब्रेन के पास जा रहा है, ठीक है। चलो, दिस एंड्स योर रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क क्या था? रिफ्लेक्स आर्क में कौन इन्वॉल्व होता है? स्पाइनल कॉर्ड। रिफ्लेक्स आर्क में कौन से 2 न्यूरॉन इन्वॉल्व होते हैं? एक होते हैं सेंसरी न्यूरॉन, एक होता है मोटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन में क्या फ़र्क होता है?
सेंसरी न्यूरॉन जो होता है वो डिटेक्ट करता है, वो सेंस करता है, इसके अंदर रिसेप्टर्स आते हैं। और मोटर न्यूरॉन इफ़ेक्ट करता है, क्या करता है, इफ़ेक्ट करता है, जो आगे चल के काम होने वाला है वो करता है। अब हम पढ़ते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट के बारे में, दैट इज़ ह्यूमन ब्रेन, इंसान के दिमाग के बारे में। देखो, क्या रिफ्लेक्स आर्क सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन है? नहीं। एक बार तुमने हाथ पीछे कर लिया, अब तुम सोचोगे ना कि मैंने हाथ लगाया क्यों था, मेरा ध्यान कहाँ था, मैंने मेरा हाथ कैसे जला, अगली बार मैं ध्यान से काम करूँगा। तो सब सोच विचार का काम किसका होता है? ब्रेन का होता है। किसका होता है? ब्रेन का होता है। थिंकिंग, सोचने का काम जितना भी होता है, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ है, इसमें बहुत सारे न्यूरल कनेक्शन होते हैं, और इस कारण से जो ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है, दोनों मिलके सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। आप लोग ये समझ गए हो कि रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, स्पाइनल कॉर्ड का इन्वॉल्वमेंट होता है। दूसरी चीज़ आप लोग ये भी समझ गए हो कि एक बार रिफ्लेक्स एक्शन हो गया, फिर ब्रेन सोचता है अब आगे क्या करना है। ठीक है, चलो अब ब्रेन देखते हैं। ब्रेन 3 रीजन से बना हुआ है। सबसे पहले आगे वाला ब्रेन फोर ब्रेन, बीच वाला मिड ब्रेन और पीछे वाला हिंड ब्रेन। देखो, ये फोर ब्रेन है और ये मिड ब्रेन है, बीच वाला मिड ब्रेन है, और ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये हिंड ब्रेन है। हिंड ब्रेन में क्या आता है? पॉन्स, मेडुला, सेरेबेलम। देखो, एक होता है सेरेब्रम और एक होता है सेरेबेलम। एक होता है सेरेब्रम और एक होता है सेरेबेलम। फोर ब्रेन आगे वाला मस्तिष्क का आशीर्वाद मिलता है ना यहाँ पे हमें। देखिए, गुड बाय मूवी देखिए, उसमें बताते हैं कि हमें आशीर्वाद मिलता है तो उसका मतलब क्या होता है। और फिर ये देखो हाइपोथैलेमस, ये वाला रीजन हाइपोथैलेमस है, ये छोटा सा रीजन पिट्यूटरी ग्लैंड है। देखो, पिट्यूटरी ग्लैंड से बहुत सारी चीज़ें हमारी बॉडी की कंट्रोल करता है। एक मिनट इसको इरेज करूँ। हाँ, ये बीच वाला मिड ब्रेन। अच्छा, क्रेनियम, हमारा जो स्कल है, हमारी जो मुंडी है, जो हमारे दिमाग को प्रोटेक्ट करके रख रही है, उसको क्या कहते हैं? क्रेनियम कहते हैं। ठीक है, तो अगर तुमसे ये पूछा जाए कि हमारे दिमाग को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, तो इट इज़ क्रेनियम। और अगर पूछा जाए कि स्पाइनल कॉर्ड को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट कौन कर रहा है, तो इट इज़ वर्टेब्रल कॉलम। वर्टेब्रल कॉलम, CULUMN। ठीक है, दिमाग को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? क्रेनियम। ये ग्रेनियम लग रहा है मेरा, और सी आ रहे हैं वो। और हमारी स्पाइनल कॉर्ड कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? वर्टेब्रल कॉलम। स्पाइनल कॉर्ड किस में इन्वॉल्व होती है? रिफ्लेक्स आर्क में। रिफ्लेक्स आर्क में कौन से 2 न्यूरॉन होते हैं? एक सेंसरी होते हैं और एक मोटर होते हैं। सेंसरी लेके जाते हैं, मोटर वापस लेके आते हैं। चलो, अब ब्रेन के बारे में डिटेल तरीके से पढ़ लेते हैं। 3 हिस्से कौन से थे ब्रेन के? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन के 3 और कौन से हिस्से थे? पॉन्स, मेडुला और सेरेबेलम। चलो, फोर ब्रेन में सारी थिंकिंग होती है, जो हम सोच विचार करते रहते हैं, और वो सारा कहाँ होता है? फोर ब्रेन में होता है। ये सेंसरी इम्पल्स लेके आते हैं, मतलब आँख ने क्या देखा, कान ने क्या सुना, नाक ने क्या सूंघा और स्किन ने क्या टच किया, ये सारी कहानियाँ फोर ब्रेन में होती है। इसमें सेपरेट एरिया होता है जो सुनने के लिए होता है, स्मेल के लिए होता है, साइट के लिए होता है, सो ऑन। और हर कोई सेंसरी जितना भी सेंस ऑर्गन इन्फॉर्मेशन लेके आता है, ये फोर ब्रेन उन सबको कलेक्ट करके हमें समझाता है। जैसे आँखों ने, तुमने पढ़ा अभी, तो तुम आँखों से वीडियो देख रहे हो, कानों से सुन रहे हो, है ना। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ जा रही है? ये सारी इन्फॉर्मेशन जा रही है ब्रेन में, और फिर ब्रेन तुम्हें समझने में हेल्प कर रहा है। अच्छा, और फिर इसी के कारण से हम सारे डिसीजन लेते हैं। ठीक है, तो जितना भी सोच विचार करके काम होता है उसे वॉलंटरी एक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? वॉलंटरी एक्शन। और कोई ऐसा काम जिसमें सोच विचार नहीं है, जैसे तुम सो रहे हो तो नहीं सोचते ना अभी मुझे रात भर दिल धड़काना है अपना, ऐसा नहीं सोचते ना, दिल अपने आप धड़कता रहता है, सांस चलती रहती है। तो जहाँ पे सोच विचार नहीं होता उसे इनवॉलेंट्री कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इनवॉलेंट्री। जैसे ऐसा थोड़ी होता है तुमने खाना खाया और फिर सोचा अब मेरे को खाना डाइजेस्ट करना है, चलो पेट शुरू हो जाओ। नहीं, तुम्हारे बोले बिना, तुम्हारे सोचे बिना तुम्हारी बॉडी अपने आप डाइजेशन करेगी, ब्लड अपने आप सर्कुलेट करेगा, दिल अपने आप धड़केगा। तो जहाँ पे सोच विचार नहीं इन्वॉल्व है, जहाँ पे तुम कंट्रोल नहीं कर सकते उसे इनवॉलेंट्री कहते हैं, जहाँ पे तुम कंट्रोल कर सकते हो उसको वॉलेंट्री कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है देखो, हाउएवर कुछ ऐसी सेंसेशन होती है जो कि अलग होती है सुनने से। फॉर एग्जांपल, हम कैसे सोच ले कि हम थोड़ा खाना खाते हैं ना तो हमें लगता है हमारा पेट भर गया, ठीक है, या फिर अब लगता है कि अब और खा लिया ना तो वॉमिटिंग आ जाएगी। तो ये फीलिंग कहाँ से आती है? भूख लग रही है, ये फीलिंग कहाँ से आती है? ये भी एक पर्टिकुलर सेंटर होता है फोर ब्रेन के अंदर जो हमें बताता है।
ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, रिफ्लेक्स का मतलब जो हम पढ़ते हैं हमारा हार्ट बीट करता है हमें सोचे बिना, ये बता रहा है इनवॉलेंट्री एक्शन के बारे में। तो जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शन होते हैं यहाँ पे स्टार मार्क करो, कौन कंट्रोल करता है, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। अब इसमें क्या क्या हुआ, ब्लड प्रेशर बीपी हुआ, सलाइवा आना हुआ, वॉमिटिंग हुआ, ये सब कौन कंट्रोल कर रहा है, मेड्यूला। मेड्यूला कहाँ था, हिंड ब्रेन में था। चलो अब और प्रोसेस, जैसे सीधी लाइन में चलना, जब तुमने मूवीज़ में देखा होगा इंसान जब ड्रिंक कर लेता है तो टेढ़ा मेढ़ा चलता है ना, वैसे नॉर्मली हम सीधे चलते हैं। तो ये सब चीज़ कौन कंट्रोल कर रहा है, ये सेरेबेलम। ये देखो सेरेबेलम कंट्रोल कर रहा है। कौन कंट्रोल कर रहा है, सेरेबेलम कंट्रोल कर रहा है। चलो अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट चीज़ सुनो, ये इट इज़ रिस्पॉन्सिबल प्रिसीजन, जो हम सोच समझ के काम करें ना वो प्रिसाइजली करें, सही तरीके से करें। जैसे तुम हाथ बिठा के जब कोई चीज़ लिखते हुए, जैसे मैंने यहाँ पे अपना नाम लिखा राधिका तो मेरा घर का नाम है, सॉरी मैंने जैसे शीतल नाम लिखा, तो ये ऐसे ही लिखा है, ऐसा ना हो। तो ये सब का काम किसका है, ये सारा काम होता है हमारे सेरेबेलम का। चलो फिर उसके बाद आता है, समझे ना, वॉलेंट्री जो सोच समझ के काम करें वो सही तरीके से हो, प्रिसीजन हो उनके अंदर, उसका काम, वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सेरेबेलम की। अब आता है इन टिश्यू को प्रोटेक्ट कैसे करा जाता है। हमारा ब्रेन तो इतना इंपॉर्टेंट है, उसको कुछ हो गया ना तो हम ब्रेन डेड हो सकते हैं, कोमा में जा सकते हैं। तो इसलिए खुदा न खास्ता ऐसा आँख के चारों ओर ब्रेन बॉक्स है। ब्रेन बॉक्स का नाम होता है क्रेनियम। ब्रेन बॉक्स का नाम क्या होता है, क्रेनियम। और जो हमारा जो वर्टेब्रल कॉलम है वो किसको प्रोटेक्ट कर रहा है, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो नर्वस सिस्टम में दो चीज़ें थी ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन कौन सी थी, एक था ब्रेन और एक था स्पाइनल कॉर्ड। जो ब्रेन था वो किसके अंदर था, ब्रेन बॉक्स के अंदर, उसका नाम क्या था, क्रेनियम। क्या नाम था, क्रेनियम, ठीक है। और दूसरी चीज़, एक मिनट, और स्पाइनल कॉर्ड किसके अंदर था, वर्टेब्रल कॉलम के अंदर। और इसके अंदर एक चीज़ और याद रखनी है, इसके अंदर एक फ्लूइड होता है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर बना के रखता है, जो कि हेल्प करता है शॉक से प्रोटेक्शन में, ठीक है। जो ब्रेन बॉक्स है उसके दिमाग के चारों ओर एक फ्लूइड भरा रहता है, वो हेल्प करता है कि गलती से हम हार्ड हिट ना कर जाए, अगर करते भी है तो हमारा सर बच जाता है, दिमाग बच जाता है, शॉक से प्रोटेक्शन देता है। फर्दर इसके ऊपर भी आप लोग को बेल्ट लगानी चाहिए और हेलमेट पहन के स्कूटी या बाइक चलानी चाहिए, या पीछे भी बैठे हो तब भी लगा लेना चाहिए सब। अब आता है हाउ डज नर्वस टिश्यू कॉज एक्शन। ये जो नर्वस टिश्यू है ये एक्शन कॉज कैसे कर रहे हैं, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हमारे मसल्स। देखो एक बार सिग्नल आ गया, अब ये हाथ के मसल, पैर के मसल, पेट के मसल, स्माइल करना है तो हमारे लिप्स के चारों ओर के मसल, फेस मसल्स, ये सब एक्शन लेते हैं ना। तो ये सेलुलर लेवल पे होता है, ये मसल के लेवल पे होता है, जो अपना शेप चेंज कर सकते हैं। जैसे मुझे स्माइल करना है, मेरा नॉर्मल फेस ऐसा है, मुझे स्माइल करना है तो ये ऐसा होगा ना, ये जब ऐसा होगा तो मेरे फेस के जितने मसल्स हैं वो अपना शेप चेंज करेंगे। तो इसकी केमिस्ट्री बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। बस आपको ये याद रखना है कि इट इज़ फाइनली द मसल्स जो कि जो भी तुम्हारा एक्शन है उसको आगे बढ़ाते हैं। अब हम पढ़ते हैं एक और चीज़, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। इट इज़ ऑल्सो क्वाइट सिंपल, ये तो ज़्यादा ही सिंपल है उससे, क्या कहते हैं, एनिमल के कोऑर्डिनेशन से। देखते हैं इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। प्लांट कोऑर्डिनेशन प्लांट्स में कैसे देखने को मिलता है। देखो प्लांट जैसे तुमने छुई में देखा होगा, इसे टच मी नॉट कहते हैं, मिमोसा पॉडिका भी कहते हैं इसको, ठीक है। मिमोसा इसका साइंटिफिक नाम होता है। तुमने देखा होगा जैसे हम इसे टच करते हैं इसकी लीव्स अपने आप ही बंद हो जाती है। प्लांट्स के पास तो कोई नर्वस सिस्टम नहीं है, ना ही ब्रेन है, ना ही स्पाइनल कॉर्ड है, तो उनके अंदर मूवमेंट कैसे होता है वो हम देखेंगे। सबसे पहले देखो ये मिमोसा पॉडिका सेंसिटिव प्लांट दिखा रखा है, ये टच से सेंसिटिव होता है। तो टच से सेंसिटिव होता है उसे थिग्मोट्रॉफिक कहते हैं। अच्छा ये थिग्मो और ट्रॉफिक, ये तो बहुत भारी भारी वर्ड लग रहे हैं सुनने में। चलो इनके बारे में अब हम पढ़ते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं सेंसिटिव प्लांट्स को। इनके अंदर इनकी लीव्स जो होती है रिस्पॉन्स कर देती है जब इसे टच किया जाता है। अगर हम ऐसे ही देखें, इफ़ वी थिंक वेयर एग्जैक्टली द प्लांट इज टच, और कौन सा पार्ट मूव कर रहा है, ऐसा हमें जानने को मिलेगा कि जिस
पार्ट को टच करते हैं उसके ऑपोजिट साइड देखने को मिलता है। मतलब प्लांट के पत्ते के अंदर भी कोई ऐसा साधन है जिससे कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पा रहा है। मतलब प्लांट के पत्ते के अंदर भी कोई ऐसा साधन है जिससे हमारा कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पा रहा है। प्लांट यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन्स ताकि वो कन्वे कर पाए इंफॉर्मेशन सेल टू सेल। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक सेल से दूसरे सेल में प्लांट कैसे कम्युनिकेट करता है अपनी इंफॉर्मेशन, इलेक्ट्रिकल केमिकल तरीके से, ठीक है। पर हमारे पास जैसे नर्व सेल है, प्लांट्स के पास नहीं होते। अगेन जैसे एनिमल्स के पास स्पेशल शेप होता है मूवमेंट के लिए, नर्व सेल का शेप देखा है ना तुम लोगों ने, स्टार्टिंग में मैंने पढ़ाया था, वैसा यहाँ पे नहीं होता। अब हम पढ़ते हैं मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ। ग्रोथ के कारण कैसे प्लांट के अंदर मूवमेंट देखने को मिलती है। तुमने टेंड्रल्स देखी होगी, सेंसिटिव टू टच होती है, वो ना ऐसे चारों ओर घूम जाती है, ठीक है, ये टेंड्रल्स होती हैं। टेंड्रल्स के अंदर देखेंगे जहाँ उसे सपोर्ट मिलता है उसके चारों ओर घूम जाती है, सर्कल राउंड होने लग जाती है ऑब्जेक्ट के, क्लिक मतलब चिपक जाती है। बिकॉज दिस ग्रोथ, ये ग्रोथ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, इस कारण से इसको डायरेक्शनल ग्रोथ कहा गया है। नाउ लुक एट दिस फिगर। यहाँ पे देखा है कि प्लांट जो है लाइट की तरफ ही मूव करता है। मतलब उसकी जो ग्रोथ होती है एक प्लांट की लीव्स की, वो सनलाइट की तरफ ही हो रही है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रूट्स नीचे की साइड। अच्छा चलो, अब तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी आसान है, सुनो ध्यान से। इन्वायरमेंटल ट्रिगर्स, इन्वायरमेंट से जो स्टिमुलस मिल रहा है, क्या क्या, लाइट हो गया, ग्रेविटी हो गया, वो चेंज करते हैं डायरेक्शंस जिस पार्ट में प्लांट ग्रो होने वाला है। ये जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट होती है, ये जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट होती है, इसको ट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रॉपिक मूवमेंट। तो पहली चीज़ यहाँ पे देखो, स्टार मार्क करोगे आप लोग, पहली चीज़, पहली प्रकार की मूवमेंट कौन सी होती है जो प्लांट्स में जो सबसे ज़्यादा मैटर करती है, दैट इज़ आवर ट्रॉपिक मूवमेंट। चलो अब ट्रॉपिक मूवमेंट हमने पढ़ी। ट्रॉपिक मूवमेंट के ना डिफरेंट प्रकार होते हैं। देखो, ट्रॉपिक मूवमेंट क्या थी, पर्टिकुलर डायरेक्शन में होती थी। अगर वो लाइट की प्रेजेंस में हो जाए ट्रॉपिक मूवमेंट, तो उसे फोटोट्रॉपिज्म कहेंगे। क्या कहेंगे? फोटोट्रॉपिज्म। सुनो, अगर वो केमिकल की प्रेजेंस में हो जाए, केमिकल की प्रेजेंस में हो, तो उसे कहेंगे कीमोट्रॉपिज्म। क्या कहेंगे? कीमोट्रॉपिज्म। और अगर वो टच के कारण, तुमने टच किया और कोई मूवमेंट हो रही है, तो उसे कहेंगे थिग्मोट्रॉपिज्म। थिग्मोट्रॉपिज्म। चलो एक बार मैं इसको क्लीन करती हूँ, फिर मैं आपको एक बार आगे इस पैराग्राफ के थ्रू पढ़ाऊँगी। ओके, फिर उसके बाद प्लांट शो करते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस एज वेल। और स्टिमुलस क्या हो गया? देखो, ग्रेविटी। ग्रेविटी के कारण जो रूट होती है वो हमेशा नीचे को उगती है, और जो शूट होती है वो हमेशा ऊपर को उगती है। तुमने देखा होगा ना, प्लांट्स में जनरली, जस्ट अ मिनट, प्लांट्स में जनरली रूट्स नीचे को, ग्राउंड के नीचे उगती है और शूट ग्राउंड के ऊपर उगती है। तो जो ये किस कारण से रूट नीचे को, इसे कहेंगे ग्रेविट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म कहेंगे। क्या कहेंगे? जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म, ग्रेविटी के कारण जो ट्रॉपिक मूवमेंट हुई उसे जियोट्रॉपिज्म कहते हैं। जो पानी के कारण हुई उसे हाइड्रोट्रॉपिज्म कहते हैं। जो पानी के कारण हुआ उसे हाइड्रोट्रॉपिज्म कहते हैं। जो ग्रेविटी के कारण हुआ उसे जियोट्रॉपिज्म कहते हैं। जो केमिकल्स के कारण हुआ उसे कीमोट्रॉपिज्म कहते हैं। केमिकल के कारण हो रहा है तो कीमोट्रॉपिज्म, ग्रेविटी के कारण हो रहा है तो जियोट्रॉपिज्म। क्या हो रहा है? मूवमेंट हो रही है, ठीक है। अब आगे देखो, कीमोट्रॉप, सबके एग्जाम्पल तुमको एक एक याद रखना है। कीमोट्रॉपिज्म, अब हाइड्रो मतलब वाटर, कीमो रिफर्स टू केमिकल्स। ऐसे हम बहुत सारे एग्जाम्पल सोच सकते हैं इस मूवमेंट के। जैसे देखो, ये स्टिग्मा है, रिप्रोडक्शन चैप्टर मैंने पढ़ा दिया है, आप लोग जाके एक बार देखाना, ठीक है। उसमें, और मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया, बहुत मेहनत करके पढ़ाया, प्लीज़ उसे देखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आगे देखो, देखो ये तुम्हारा स्टिग्मा स्टाइल ओवरी है, ऊपर वाली चीज़ स्टिग्मा होती है। इस पर एक पोलन ग्रेन जब लैंड करता है तो एक पोलन ट्यूब जनरेट होती है। इस पर जब एक पोलन ग्रेन लैंड होता है, एक पोलन ट्यूब जनरेट होती है। तो देखो यहाँ पे ना केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पे क्या इन्वॉल्व होते हैं? केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए इसको कीमोट्रॉपिज्म कहा जाता है। इसलिए इसको कीमोट्रॉपिज्म कहा जाता है। लेट अस नाउ अगेन थिंक अबाउट, अब हम और चीज़ें सोचते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, जहाँ पे टच करते ही मूवमेंट देखने को मिलेगी,
ठीक है। टच करने वाली मूवमेंट तो यार ये मिमोसा पोडिका थी ना, इसमें थिग्मोट्रोपिज्म देख लो, यहाँ पे ट्रोपिज्म देखने को मिला था। चलो, लाइट की प्रेजेंस में फोटोट्रोपिज्म, केमिकल्स की प्रेजेंस में कोई स्पेसिफिक मूवमेंट हो रही है तो हमारा था कीमोट्रोपिज्म, पानी की प्रेजेंस में होती है तो हाइड्रोट्रोपिज्म, और टच की प्रेजेंस में होती है तो थिग्मोट्रोपिज्म। जैसे हम देखते हैं एनिमल बॉडीज़ में ये प्रॉपरली कंट्रोल होता है डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ। हमारे आर्म्स हो गए, हमारे फिंगर्स हो गए, पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही उगती है। हमारी फिंगर्स हमारे हाथ में ही उगती है, पेट पे तो नहीं उगती, चेहरे पे तो नहीं उगती। तो यहाँ पे ऐसे ही इफ़ द फास्ट रिस्पॉन्स स्टिमुलस टू बी मेड, अच्छा, और कोई भी हापाजार्ड मैनर में नहीं होती, सारी मूवमेंट कंट्रोल होती है। सिमिलरली प्लांट्स में भी, ठीक है, प्लांट्स में भी सारी मूवमेंट, फ्रूट अपनी जगह ही उगेगा, रूट अपनी जगह ही उगेगा। इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो होते हैं एक्सीलेंट मीन्स होते हैं। इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस सबसे अच्छा तरीका होता है, पर कुछ लिमिटेशन है इस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को यूज़ करने के, कुछ लिमिटेशन है। फर्स्ट, दे विल रीच ओनली दो सेल विच आर कनेक्टेड बाय द नर्वस टिश्यू। अच्छा देखो, अगर हम इलेक्ट्रिकल, यहाँ इंसान की बात हो रही है, इंसान में जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स यूज़ कर रहे हैं उसकी एक दिक्कत है ना यार, जहाँ पे नर्व सेल प्रेजेंट है सिर्फ वहीं पे तो हमारा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आ पाएगा। अच्छा, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होता क्या है? जो तुम्हारा ये न्यूरॉन बनाया था हमने स्टार्टिंग में, एंड में डेंड्राइट्स थे, ये देखो एंड में हमारे डेंड्राइट्स थे, और फिर ये एक्सन वाली बॉडी थी, ठीक है, और फिर ये था ऐसा। जहाँ पे ये हमारा नर्व सेल प्रेजेंट होगा वहीं पे तो हमारा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स माने यहाँ पे सिग्नल है, यहाँ पे क्या है, सिग्नल, वहीं पे तो सिग्नल जाएगा, और जहाँ पे एब्सेंट होगा वहाँ पे सिग्नल नहीं जा पाएगा। सिमिलरली सेकेंड दिक्कत ये है कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो जनरेटेड होती है वहाँ पे एक रीसेट मैकेनिज्म होता है। एक सिग्नल जाएगा ना, उसके बाद वो नर्व सेल अपने आप को वापस से नॉर्मल करेगा दूसरे सिग्नल को पहुँचाने के लिए, ठीक है। तो इस कारण से थोड़ा सा टाइम लग सकता है। इन अदर वर्ड्स, सेल कैन नॉट, तो सेल कंटिन्यूसली काम नहीं कर सकते। तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के यहाँ पे दो ड्रॉबैक बताएं, ड्रॉबैक मतलब दो दिक्कतें बताई हैं कि कैसे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हमारा हर जगह यूज़ नहीं हो सकता। ये ना, आप ये एनिमल्स की बात कर रहे हैं, तुम ये नहीं समझना कि ये वापस से प्लांट्स में आ गए। तो सबसे पहला, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में सबसे पहले स्पेशल प्रकार के टिश्यू चाहिए होते हैं। दूसरा कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जब होती है तो प्लांट्स को ना, एनिमल्स को अपने आप को रीसेट करना पड़ता है। एक बार सिग्नल ट्रांसफर हुआ, इसलिए उसको फिर से वापस से रीसेट करना पड़ेगा। अच्छा, इसी कारण से अपार्ट फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो एनिमल्स होते हैं एक और चीज़ यूज़ करते हैं, विच इज़ केमिकल कम्युनिकेशन। क्या यूज़ करते हैं? केमिकल कम्युनिकेशन। केमिकल कम्युनिकेशन में क्या होता है, केमिकल्स का यूज़ किया जाता है। उन केमिकल्स को हॉर्मोन्स कहा जाता है, उन केमिकल्स को हॉर्मोन्स कहा जाता है, ठीक है। प्लांट हार्मोन भी है हमारे सिलेबस में और एनिमल हार्मोन्स भी हमारे ही सिलेबस में हैं। चलो, तो इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हम लोग क्या, प्लांट और एनिमल्स, अब दोनों के लिए बात होगी, केमिकल कंपाउंड्स को यूज़ कर रहे हैं। केमिकल कंपाउंड क्या होता है, डिफ्यूज, जब फटाफट इधर उधर भाग जाते हैं, ठीक है, सिग्नल पहुंचा देते हैं, जो काम करना होता है वो करा देते हैं। दीज कंपाउंड्स को हॉर्मोन्स कहा जाता है। ये मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म इनको यूज़ करते हैं कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ प्लांट्स हार्मोन की, अब हम बात करते हैं कुछ प्लांट हार्मोन की, जिसके अंदर सबसे पहला आता है ऑक्सिन। ऑक्सिन जब ग्रोइंग प्लांट लाइट डिटेक्ट करता है, एक पर्टिकुलर और हार्मोन होता है जिसका नाम होता है ऑक्सिन। जैसे मान लो ये हमारा सनफ्लावर है, सॉरी फॉर द बैड ड्राइंग, ये सनफ्लावर है, ये उसकी स्टेम है। जैसे ही लाइट की प्रेजेंस आई इसमें, तो क्या होगा, सारा ऑक्सिन ना लाइट से बच के ऑपोजिट डायरेक्शन में भाग जाता है। ऑक्सिन की एक खासियत होती है, जहाँ पे लाइट होती है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ऑक्सिन ट्रैवल करता है। तो अगर लाइट इधर आई, प्लांट पे लाइट आई, इस डंडी पे लाइट पड़ी,
तो जितना ऑक्सीजन यहाँ है वो नीचे साइड चले जाएगा। जहाँ पे ऑक्सीजन होती है वहाँ पे हाइट बढ़ जाती है प्लांट की। जहाँ पे ऑक्सीजन होता है वहाँ पे प्लांट की स्टेम की हाइट बढ़ जाएगी। इस कारण से तुमने देखा होगा जितने भी प्लांट्स होते हैं, जितने भी फ्लावर्स होते हैं, थोड़े से बेंट होते हैं कि स्टेम जब लंबी होती है ना तो ऊपर से बेंट हो जाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा वेट होता है ऊपर। नीचे का पोर्शन थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, ऊपर का वीक, नीचे का अभी नया नया बना होता है। इस कारण से ऑक्सीजन जहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है उस ऑपोजिट डायरेक्शन में ग्रोथ कर देता है। और ये लाइट सेंसिटिव हार्मोन होता है। ये जैसे हमारी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन होता है, प्लांट की बॉडी में भी ऑक्सीजन्स होते हैं। ठीक है, ये मैंने बता दिया। ऑक्सीजन ना फटाफट भाग जाता है शेडी एरिया में जहाँ पे कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की बढ़ जाती है। अनदर एग्जाम्पल, तो पहला एग्जाम्पल हमने ऑक्सीजन का पढ़ा, दूसरा एग्जाम्पल है जिब्रेलिन का। जिब्रेलिन जो होता है ये भी हेल्प करता है ग्रोथ ऑफ द स्टेम में। साइटोकाइनिन सेल डिवीजन को प्रमोट करता है और इट इज़ नेचुरल दैट दे आर रिप्रेजेंटेड ग्रेटर कंसंट्रेशन इन द एयर। जहाँ पे सेल जल्दी जल्दी डिवाइड होगा, जैसे फ्रूट हो गया, सीड हो गया, वहाँ पे ज़्यादा साइटोकाइनिन प्रेजेंट होगा। साइटोकाइनिन मैं तुम्हें ना नोट्स दे दूँगी, उसके लिए तुम टेलीग्राम चैनल पे आ जाना, लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नोट से काफ़ी हेल्प हो जाएगी क्विक रिवीजन में भी। ठीक है, तो उसे ज़रूर कनेक्ट कर लेना। बहुत सोच समझ के एडिट कर करके मैं उन्हें बनाती हूँ ताकि तुम लोग को आसानी हो। और क्वेश्चन बैंक का भी लिंक दूंगी, मतलब क्वेश्चन बैंक भी डाल दूंगी, जिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार पूछते हैं ना चैप्टर से। एक बार तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो आप लोग उसको प्रिपेयर ज़रूर करना। देयर आर एग्जाम्पल ऑफ प्लांट हार्मोन जो हेल्प करते हैं ग्रोथ और प्रमोशन में, बट कुछ ऐसे हार्मोन भी होते हैं जो ग्रोथ को रोकते हैं, जैसे एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड एक ऐसा हार्मोन है जो इनहिबिट करता है ग्रोथ को और इंक्लूड करता है विल्टिंग। विल्टिंग होता है जब विल्टिंग तुमने देखा होगा, प्लांट को बहुत देर तक पानी नहीं दो और बहुत गर्मी पड़ रही है तो प्लांट ना विल्ट हो जाता है, ऐसे मुरझा जाता है। तो एब्सिसिक एसिड का उसमें रोल होता है। चलो एक बार मैं आप लोग को फिर से बताती हूँ। हार्मोन्स जल्दी से रिवाइज करते हैं। हम प्लांट हार्मोन पढ़ रहे हैं। हार्मोन्स को ग्रोथ रेगुलेटर्स भी कहा जाता है। हार्मोन्स को ग्रोथ रेगुलेटर्स भी कहा जाता है। मेजर प्लांट हार्मोन जो हमारे सिलेबस में है वो ऑक्सिन है, साइटोकाइनिन है, जिब्रेलिन है और चौथा हमारा एब्सिसिक एसिड है। ऑक्सिन हमारे क्या करता है, लेंथ को प्रमोट करता है, हाइट बढ़ा देता है। साइटोकाइनिन क्या करता है, सी से साइटोकाइनिन, सी से सेल डिवीजन। ठीक है, याद भी रहेगा, सेल डिवीजन में हेल्प करता है। और जिब्रेलिन क्या करता है, जिब्रेलिन भी ग्रोथ में हेल्प करता है। फिर उसके बाद एब्सिसिक एसिड, ये तीनों का उल्टा काम करता है। एब्सिसिक एसिड ग्रोथ को रोकता है। जब ये तीनों ग्रो करा रहे हैं हमारे स्टेम को, तो ये ग्रोथ को रोकने लगेगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज़ आवर हॉर्मोन्स इन एनिमल्स। एनिमल्स में अब कौन कौन से हार्मोन हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे। एनिमल्स में भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हार्मोन्स के थ्रू होता है। हमारा बॉडी डिज़ाइन ही ऐसे बना हुआ है कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स नर्व सेल के थ्रू ही जाएगा। ठीक है, पर नर्व सेल की कुछ लिमिटेशन है, वो हर जगह ट्रैवल नहीं कर सकती जहाँ पे तुम्हारा नर्व सेल होगा नहीं। तो इसलिए क्या किया जाता है, इसलिए प्रॉपर हार्मोन्स का यूज़ किया जाता है। हार्मोन्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, फिर उसके अंदर अब एग्जाम्पल करते हैं एड्रेनलिन का। पीछे से छन छन की आवाज़ आती रहती है यार, मेरे घर में जो हाउस हेल्प है ना वो इधर उधर जाती रहती हैं। आई एम सो सॉरी, डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, ये इतना धीरे धीरे काम करती हैं, पर ठीक है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। देखो दिस इज़ डन मेन। अब देखो एड्रेनलिन की कहानी सुनो। हम जैसे तुम्हें जब डर लगता है, जब हम लोग को डर लगता है तो हमारी बॉडी एक स्पेशल रिस्पॉन्स क्रिएट करती है एड्रेनलिन का। एड्रेनल ग्लैंड उसमें रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे हमें डर लगता है तो हमारे दिल की धड़कन कितनी तेज़ हो जाती है, फदर हमारा चेहरे का रंग भी उड़ जाता है कितनी बार। ठीक है, हमें गर्मी लगने लग जाती है, ठंड लगने लग जाती है, टेम्परेचर भी ऊपर नीचे हो जाता है और खून का रश बढ़ जाता है। तो ये सब किस कारण से होता है, एक प्रॉपर हार्मोन है जिसका नाम है एड्रेनालाइन। एड्रेनालाइन ये हार्मोन जो है इसे एड्रेनल ग्लैंड सेक्रीट करता है। फटाफट हम देख लेते हैं कौन सा ग्लैंड की लोकेशन कहाँ पे है। ये मेल पार्ट है, ये फीमेल पार्ट है। देखो दिमाग में तुम्हारे पाइनियल ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड है। फिर नीचे हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम वाले एरिया में एक थायराइड ग्लैंड आता है, एक पैराथायराइड ग्लैंड आता है।
दिल के पीछे थाइमस होता है, थाइमस हमको इम्यूनिटी देता है, थाइमस हमको इम्यूनिटी देता है। ये देखो पेनक्रियाज जो हमारी किडनी है, किडनी के बगल में पेनक्रियाज देखने को मिलेगा, वो साइड से जाता हुआ। पेनक्रियाज डाइजेशन में हेल्प करता है। जब हम डाइजेशन पढ़ रहे थे लाइफ प्रोसेसेस में, मैंने आप लोग को बताया भी था। फिर आता है एड्रिनल ग्लैंड, टोपी जैसे ग्लैंड होते हैं, किडनी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। और ओवरीज, यहाँ पे टेस्टीज होगा, यहाँ पे ओवरीज होगा, बाकी सब सेम होता है। हाइपोथैलेमस, पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथाइमस, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड और पेनक्रियाज। अब आप लोग को सबकी लोकेशन पता लग गई ना। यहाँ पे इस पैराग्राफ में बताने की कोशिश कर रहा है कि जब हमें कोई भी ऐसा अनसर्टेन सा स्टिमुलस क्रिएट होता है, जब हमको डर लगता है, तो हमारी बॉडी क्या एड्रिनल ग्लैंड एड्रेनालाइन सिक्रीट करता है। एड्रेनालाइन क्या होता है? ऐसे केमिकल्स होते हैं जो डायरेक्टली ब्लड में सिक्रीट होते हैं और वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी जाते हैं। इनके टारगेट ऑर्गन जो होते हैं उसमें आता है हार्ट। एज अ रिजल्ट हमारा दिल तेज तेज धड़कता है, ठीक है। और क्या करेगा? जब दिल तेज तेज धड़केगा तो मसल्स को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगा, ठीक है। तो ब्लड डाइजेस्टिव सिस्टम और स्किन से थोड़ा रिड्यूस हो जाता है, तभी तो कहते हैं चेहरे का रंग उड़ गया। डाइवर्ट्स द ब्लड, और वो ब्लड स्केलेटन मसल्स में चले जाता है। और हम देखते हैं ऑल दीज रिस्पॉन्स टुगेदर। इस कारण से कोई भी एक्सटर्नल खतरनाक सिचुएशन अगर आ गई है जिसमें हमें फाइट और फ्लाइट मैकेनिज्म दिखाना पड़ रहा है, फाइट या फ्लाइट मतलब देखो, जब हमारी बॉडी को किस चीज़ से डर लगता है तो उसके पास दो चीज़ें और दो ऑप्शन होते हैं, या तो भाग जाओ वहाँ से, फ्लाइट या फाइट, या फिर उस चीज़ से लड़ाई करो। तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? एड्रेनालाइन ग्लैंड। चलो अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पे तो इसमें हमने देखा है कि हम कैसे, अब हम हार्मोन्स के बारे में पढ़ते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड हार्मोन्स कैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं। सबसे पहले आता है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड क्या होता है? हमने देखा होगा नमक के ऊपर, सॉल्ट के ऊपर लिखा होता है कि वो एनरिच्ड है विद आयोडीन। आयोडीन इंपॉर्टेंट क्यों होता है? आयोडीन इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है हमारी थायराइड ग्लैंड की सही से फंक्शनिंग में, ठीक है। थायराइड ग्लैंड की फंक्शनिंग क्यों कैसे होती है? थायराइड ग्लैंड क्या होता है? ग्लैंड वो टिश्यू होते हैं जो कोई चीज़ सेक्रीट करने लग जाते हैं। ग्लैंड क्या होता है? वो टिश्यू होते हैं जो कोई भी चीज़ सेक्रीट करने लग जाते हैं, ठीक है। तो थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन सेक्रीट करता है। थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन सेक्रीट करता है जिसका काम होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के मेटाबॉलिज्म को मैनेज करने का। मतलब तुमने कितना भी कार्बोहाइड्रेट खाया, प्रोटीन खाया, फैट खाया, उसका डाइजेशन हो गया, उसका मैनेजमेंट हो गया, सब किसकी जिम्मेदारी हो गई? हमारा थायराइड ग्लैंड की जिम्मेदारी, थायराइड ग्लैंड की जिम्मेदारी हो गई। थोड़ा सा भी ध्यान इधर उधर भटकता है तो कुछ गलती हो जाती है। आगे देखो, आज तो मेरा मूड बिल्कुल ख़राब है वीडियो बनाते टाइम। इन केस ऑफ आयोडीन, अच्छा कोई भी आयोडीन डेफिशिएंट जो होता है, उसकी डाइट में आयोडीन की कमी होती है तो उसको क्वाइटर हो जाता है। क्वाइटर का सिम्टम ये होता है कि उसकी नेक स्वेल हो जाएगी। तो अपने बचपन में भी पढ़ा होगा ये। समटाइम्स वी कम अक्रॉस पीपल, हम कभी कभी ऐसे लोगों से मिलते हैं जो या तो बहुत छोटे होते हैं या बहुत ज़्यादा टॉल होते हैं। क्या तुमने कभी ऐसा सोचा है ऐसा क्यों होता है? हाँ, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन वो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी हाइट के लिए, ठीक है। एक तो हाइट ना जेनेटिक फैक्टर से आती है, पेरेंट्स बड़े लंबे हैं, बच्चे लंबे होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पेरेंट्स इतने टॉल नहीं हैं तो बच्चा भी इतना टॉल नहीं होगा। दूसरा चीज़ होता है ग्रोथ हार्मोन। अगर ग्रोथ हार्मोन अच्छे से, ग्रोथ हार्मोन कौन सिक्रीट करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। ग्रोथ हार्मोन कौन सिक्रीट करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। फिर से मैं बोलती हूँ, ग्रोथ हार्मोन को सिक्रीट कौन करेगा? पिट्यूटरी ग्लैंड। तो अगर बॉडी में पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन की कमी हो जाती है तो ड्रॉफिज्म आ जाता है। बॉडी में ग्रोथ हार्मोन की कोई भी कमी हो जाती है तो ड्रॉफिज्म आ जाता है, बच्चा छोटा रह जाता है। और बहुत ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट हो गया ना तो बच्चा बहुत ही लंबा हो जाएगा, ठीक है। जाइंटिज्म आ जाएगा, जाइंट टाइप लंबा हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद बोला है कि अब देखो हमारी बॉडी में एक पर्टिकुलर एज, जब हम प्यूबर्टी हिट करते हैं तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर की शुरुआत होती है। सेकेंडरी को ना 2 डिग्री भी लिखते हैं। सेक्सुअल कैरेक्टर्स का मतलब क्या होता है? ये वो कैरेक्टर्स होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं लड़का और लड़की को डिस्टिंग्विश करने में। जैसे देखो बचपन में तो सारे लड़का और लड़की एक जैसे दिखते हैं ना, ठीक है। तुमने ये बात नोटिस की है?
पहचान नहीं पाओगे, दोनों के बाल काट दो, दोनों की लड़का लड़की। पर एक पॉइंट ऐसा आता है लाइफ में जब हम प्यूबर्टी हिट करते हैं, जब हमारे एक पर्टिकुलर कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं, जैसे आप बता दोगे ये लड़का है या लड़की। लड़का होगा तो दाढ़ी आना स्टार्ट हो जाती है, मूंछ आना स्टार्ट हो जाती है, उसके कंधे चौड़े होना स्टार्ट हो जाते हैं। लड़की है तो ब्रेस्ट डेवलपमेंट देखने को मिलती है, आवाज़ चेंज हो जाती है, ठीक है, लड़कों में भी आवाज़ चेंज हो जाती है। तो ये सारे कैरेक्टर जो लड़का और लड़की में डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करते हैं, उन्हें सेक्शुअल कैरेक्टर कहा जाता है, सॉरी सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर कहा जाता है। तो आदमियों फीमेल्स में टेस्टीज टेस्टोस्टेरोन को सिक्रीट करती है, किसको, टेस्टोस्टेरोन को सिक्रीट करती है, और ओवरी जो होती है एस्ट्रोजन को सिक्रीट करती है प्रोजेस्टेरोन के साथ। ये दोनों हेल्प करते हैं सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर में, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है पेनक्रियाज से सिक्रीट होता हुआ इंसुलिन। तुमने कभी कभी देखा होगा, कभी कभी क्या यार, अब तो एक कॉमन होता जा रहा है, जैसे जैसे हम सेडेंट्री लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ रहे हैं ना। सेडेंट्री लाइफस्टाइल मतलब फिजिकल एक्टिविटी कम से कम करना, जंक ज़्यादा से ज़्यादा खाना, ठीक है। जैसे जैसे हम सेडेंट्री लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ रहे हैं, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। डायबिटीज़ में क्या होता है, आप लोग की फैमिली में कोई डायबिटिक पेशेंट है, कोई भी, तो मुझे बताना। मेरी फैमिली में मेरी मम्मी के साइड में सब डायबिटिक है, पापा के साइड में सब डायबिटिक है, हमारी फैमिली में तो अभी तक नहीं है कोई, आई होप आगे भी ना रहे। डायबिटीज़ में क्या होता है, डायबिटीज़ में हमारी बॉडी इंसुलिन सिक्रीट नहीं करती, इंसुलिन सिक्रीट नहीं करती। तो इंसुलिन सिक्रीट कौन करता है, इंसुलिन हमारा पैनक्रियाज सिक्रीट करता है, पैनक्रियाज। इंसुलिन का काम होता है डाइजेशन ऑफ शुगर, इंसुलिन का काम क्या होता है, डाइजेशन ऑफ शुगर। तो पैनक्रियाज जब इंसुलिन सिक्रीट ही नहीं करेगा तो शुगर की डाइजेशन होगी ही नहीं। इस कारण से इन लोगों को शुगर खाने में मना कर दिया जाता है, शुगर खाने के लिए वैसे ही मना कर दिया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है, मान लो कि हमारी बॉडी में हार्मोन निकलते ही रहे, ऐसे तो दिक्कत हो जाएगी। अभी हमने पढ़ा ना कि अगर ग्रोथ हार्मोन कौन सिक्रीट कर रहा था, अभी मैंने बताया था, अरे यार सामने ही लिखा हुआ है, नहीं तो मैं सवाल पूछती तुमसे कमेंट में। ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करता है। तो जैसे अगर ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा सिक्रीट हो गया तो क्या होगा कि इंसान लंबा ही होता जाएगा। तो हमारी बॉडी में एक ऐसा मैकेनिज़्म होना चाहिए जिसको रेगुलेट करता है, तो उस मैकेनिज़्म का नाम है फीडबैक मैकेनिज़्म। उस मैकेनिज़्म का नाम क्या है, फीडबैक मैकेनिज़्म। ये इस चीज़ को रोक लेता है कि बॉडी को फीडबैक दे देता है कि ये पर्टिकुलर हार्मोन एक हद से ज़्यादा सिक्रीट हो गया है, नाउ इट नीड्स टू बी स्टॉप डाउन, ठीक है। इसके साथ तुम्हारा ये वाला इसका एग्जांपल भी दे रखा है, जैसे अगर शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, एक मिनट, हमारी बॉडी उसको डिटेक्ट कर लेती है, तो फिर सेल और पेनक्रियास डिटेक्ट कर लेते हैं तो वो ज़्यादा इंसुलिन सेक्रीट करते हैं। पर जैसे ही शुगर लेवल गिर जाता है तो फिर इंसुलिन का सेक्रेशन कम हो जाता है। आपका चैप्टर ख़त्म होता है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आप लोग अपना ध्यान रखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, टेलीग्राम के में जुड़ जाना नोट्स के लिए। मैं नेक्स्ट चैप्टर में मिलती हूँ आपको। मेरे से इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हो मेरे पर्सनल अकाउंट में। बाय बाय।